हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि पिछले दो जो क्लास लिए थे उसमें पहला जो क्लास था वो इस्लाम धर्म का भारत में विकास और उसके स्थापना से जुड़ी थी, जबकि जो दूसरा क्लास मेरा था वो था भारत में अरबों का शासन। तो इस तरह से मैंने दो क्लास अभी तक हिस्ट्री में पढ़ाए हैं और इसके आगे आज मैं फिर बात करूंगा भारत पर तुर्कों का आक्रमण को लेकर। और ये तुर्कों का आक्रमण कैसे होता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, इसमें कितने युद्ध होते हैं, ये सब बातें मैं भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं फिर से। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए, और इस पॉइंट को आप ठीक से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो है आपको समझाऊंगा वो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, भारत पर तुर्कों का जो आक्रमण होता है, एक्चुअली में जब ईरान में शासन चल रहा होता है तो ईरान से होते हुए ईरान के शासक में से ही एक जिसका नाम अल्पतगीन था, वो वहाँ से आकर अफ़गानिस्तान के एक छोटे से राज्य में जिसका नाम गजनी होता है, वहाँ आकर एक साम्राज्य को स्थापित करता है और उस साम्राज्य का नाम रखता है गजनी साम्राज्य या फिर यामनी वंश। तो इस तरह से गजनी या फिर यामनी वंश का साम्राज्य होता है, उसकी स्थापना होती है। जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि अल्पतगीन जो था वो ईरान के शासक का एक दास था और वो आकर भारत में अपने अफ़गानिस्तान में के गजनी में उसने क्या किया कि एक वंश का एक साम्राज्य की स्थापना की, और वो साम्राज्य था यामनी साम्राज्य या फिर गजनी वंश कहिए। तो हालांकि उसका राजधानी उसने जब गजनी वो साम्राज्य बनाया था, तो मैंने भी बताया कि अफ़गानिस्तान के जो गजनी जगह है वहाँ पर इसने अपने साम्राज्य को बसाया और उसकी राजधानी गजनी रखा। तो गजनी जब राजधानी रखा वो अपना, तो इसका एक ही वजह है कि गजनी जगह होने के कारण उसने अपने जो वंश की स्थापना की, जो अपने साम्राज्य की स्थापना की, वो गजनी साम्राज्य या गजनी वंश कहलाया, या फिर यामनी वंश उसी को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि यामनी वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा कि यामनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। अब यहाँ से कहानी ये है कि अल्पतगीन का ही एक दामाद या फिर उसका दास कहिए या गुलाम कहिए, अल्पतगीन का ही एक दामाद या दास कहिए जिसका नाम होता है सुबुतगीन। और सुबुतगीन जो होता है वो किसका दामाद होता है या गुलाम होता है? अल्पतगीन का। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि यामनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। और अल्पतगीन का ही एक दास या दामाद होता है जिसका नाम होता है सुबुतगीन। और सुबुतगीन का बेटा कौन होता है? सुबुतगीन का जो बेटा होता है वो होता है महमूद गजनबी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबुतगीन जो होता है वो भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण करने वाले शासक होता है। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअली सुबुतगीन जो होता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि उसका उत्तराधिकारी अल्पतगीन का उत्तराधिकारी होता है, और सुबुतगीन का ही बेटा होता है महमूद गजनबी। तो सुबुतगीन ही पहला ऐसा तुर्क व्यक्ति था, पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो याद रखिएगा, और वो भी किसके विरुद्ध? पंजाब में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। इस चीज़ को याद रखिए, मैंने ये चीज़ को यहाँ पर लिखा है। अफ़गानिस्तान एक जगह है जहाँ एक गजनी, अफ़गानिस्तान में एक गजनी एक जगह है, उसने वहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना होती है और वो साम्राज्य कहलाता है गजनी वंश या यामनी वंश।
यामिनी वंश जो है उसकी राजधानी यामिनी वंश या गजनी वंश की राजधानी गजनी होता है, और वहाँ एक शासक कर रहा होता है अल्पतकीन, जो शासक ही नहीं गजनी का, वो फाउंडर भी था। गजनी की स्थापना भी उसने की थी। और इसी का तमाश या गुलाम जो होता है वो होता है सुबुतगीन, जो भारत में पहला तुर्क शासक होता है जो भारत पर हमला करता है, भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय राजा रहता है कौन? जयपाल रहता है, जो पंजाब के विरुद्ध हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध करता है। और इसी का बेटा कहलाता है महमूद गजनवी, जो भारत की कहे जाने वाली सोने की चिड़िया को जितना चाहता है उसको लूटता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है और वो 17 बार देश को लूटता है। तो इस तरह से महमूद गजनवी सुबुतगीन का बेटा हुआ। आगे देखिए, तो मैंने इस चीज़ को बताया। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी, महमूद गजनवी, क्योंकि ये जो मैंने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी लिखा है ये उसका पूरा शासनकाल का होता है। हालांकि जब महमूद गजनवी जो होता है, जब उसके पिता सुबुतगीन गजनी में अपने साम्राज्य का शासक बने रहते हैं, तो उस समय महमूद गजनवी खुरासन का राज्यपाल रहता है। कहाँ का रहता है? खुरासन का राज्यपाल रहता है महमूद गजनवी। और तो ये 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी याद रखिएगा, ये उसका पूरा, जब खुरासन से लेकर वो गजनी से लेकर भारत तक के पूरे शासनकाल का ये पूरा पीरियड दिया हुआ है, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने सालों तक शासन किया या कितने ईस्वी तक शासन किया महमूद गजनवी, तो इसका आंसर ये होगा कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर शासन किया। यानी कि भारत पर उसने लूटपाट जो भी की, इसका जो पीरियड था भारत पर आक्रमण करने का, भारत पर शासन करने का, 1000 से 1027 ईस्वी तक रहा। लेकिन इसका पूरा शासन करने का जो ईस्वी था वो 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी रहा। इसका जन्म 9 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था, जो एक अनुमानित है। और जन्मभूमि इसका, जैसा कि जानते हैं कि इसके पिता कहाँ के शासक बने थे, तो गजनी के बने थे, जो अफगानिस्तान में गजनी जगह है। तो इसका जन्म भी गजनी में होता है, अफगानिस्तान में। इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को होता है। जैसा कि आप देखें, इसका अंतिम जो आक्रमण भारत के खिलाफ होता है वो जाटों के खिलाफ होता है 1027 ईस्वी में, और 3 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। तो ये भारत में शासन इसका 1000 से 1027 ईस्वी तक रहता है। महमूद गजनवी, अच्छा इसमें से सबसे बड़ी बात है कि महमूद गजनी तो 17 बार आक्रमण करता है देश पर, लेकिन हम 17 आक्रमण को नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आक्रमण हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये महमूद गजनवी द्वारा भारत पर जो आक्रमण होता है वो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में होता है। और 1000 ईस्वी में जो आक्रमण होता है वो किसके खिलाफ होता है? तो वही जयपाल के खिलाफ होता है, वही पंजाब में उसी हिंदू शासक जयपाल के खिलाफ होता है, जिसका इसके पिता सुबुतगीन ने ठीक इसके पहले जब वो वहाँ का शासक था तो उस समय उसने भी आक्रमण किया था। मैंने जैसा आपको बताया कि पहला तुर्क आक्रमण करने वाला शासक था सुबुतगीन, तो वो भी जयपाल के ही विरुद्ध किया था, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। उसमें सिर्फ एक सीमा विवाद को लेकर कुछ बातें हुई थी, जिसमें कि वहीं पर मामला ख़त्म हो गया। लूटपाट या शासन करने की, एक दूसरे पर आक्रमण कर शासन करने की बात नहीं हुई थी। लेकिन उस 1000 इसमें फिर उसी का बेटा, सुबुतगीन का बेटा गजनवी फिर हिंदुशाही शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध करता है। और इस युद्ध में भी वो क्या करता है कि सीमा तक, सिर्फ उस सीमा के ही पास रहकर कुछ धन को लूटता है और वापस गजनी चला जाता है। लेकिन पुनः 1001 ईस्वी में वो फिर वापस आता है
और इसी जयपाल के विरुद्ध फिर वो आक्रमण करता है, हमला करता है, जिसमें इस बार जयपाल को बुरी तरह वो हराता है। और जयपाल को हराने के बाद वहाँ का जितना संपत्ति, जितना धन था, उसे लूट कर वो वापस गजनी जाता है। इस चीज़ को जयपाल सहन नहीं कर पाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट, एक नगरकोट मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में एक नगरकोट मंदिर है, चूँकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना और जेवरात होते थे, तो 1006 ईस्वी में इसने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर लूटपाट की। उसके बाद इसका अगला आक्रमण जो होता है 1008 ईस्वी में होता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं इसमें, जिससे सिर्फ याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 1008 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध जयपाल के बेटा आनंदपाल को पराजित किया। यानी कि 1000 में जब महमूद गजनवी पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ाई किया, उसके बाद उसे हराया 1001 ईस्वी में। 1006 में इसने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया और 1008 ईस्वी में जयपाल के बेटा आनंदपाल को इसने फिर पराजित किया। हालांकि उस समय आनंदपाल जो था वो दिल्ली, उज्जैन, हरियाणा, ये सभी को लेकर, जितने शासक थे सबको लेकर युद्ध करता है। लेकिन युद्ध जब निर्णायक मोड में रहता है तो उस समय क्या होता है कि उसका जो हाथी होता है वो बिदक जाता है और अपने ही सैनिकों को कुचलने लगता है, जिससे महमूद गजनवी के सैनिकों को मौका मिल जाता है और वो आनंदपाल को हरा देता है। तो 1008 ईस्वी में जयपाल के बेटा आनंदपाल को वो पराजित कर देता है, याद रखिएगा। 1011-12 ईस्वी में मथुरा एवं उज्जैन पर आक्रमण होता है। मथुरा एवं उज्जैन पर आक्रमण होता है 1011-12 में, क्योंकि ये दो जगह आक्रमण करता है, एक मथुरा में करता है और एक उज्जैन में करता है 11-12 में। 1014 में हरियाणा के अथनास्वर मंदिर में वो आक्रमण करता है। हरियाणा के अथनास्वर मंदिर जो है, एक अथनास्वर मंदिर है, वहाँ पे आक्रमण करता है हरियाणा में 1014 ईस्वी में। जबकि 1025 ईस्वी में इसका सबसे बड़ा आक्रमण और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है जो सोमनाथ का मंदिर में होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो 1025 में जो उसका आक्रमण होता है वो सबसे बड़ा आक्रमण होता है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है, और वो महमूद गजनवी के द्वारा 16वां आक्रमण होता है। कहीं कहीं ये 17वां आक्रमण दिया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। इसका जो होता है 1025 ईस्वी आक्रमण, वो 16वां आक्रमण होता है। और 16वां आक्रमण कहाँ होता है? सोमनाथ मंदिर में करता है। सोमनाथ मंदिर में उस समय वो गुजरात में पड़ता है और उसमें गुजरात के शासक जो थे वो भीम प्रथम थे, राजा भीम प्रथम थे, जो सोमनाथ मंदिर में जो उस समय गुजरात के शासक बने रहते हैं। लेकिन जब गुजरात के शासक भीम प्रथम को यह बात पता चलती है कि गजनी आक्रमण करने आया है गुजरात में, तो वो वहाँ से भाग जाता है और भागने के साथ सेनापति को उस समय वो अपना सत्ता सौंप देता है और अपने चला जाता है। इससे क्या होता है कि महमूद गजनवी आसानी से जाता है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है, शिवलिंग को तोड़ता है और लूटपाट करता है। कहा जाता है कि वो उसमें इतना लूटता है जितना कि उसके 15 तक आक्रमण करने तक जितना उसे जेवरात या सोना या चांदी या फिर जो भी पैसा था, रुपया था, इतना वहाँ लूटपाट करता है जितना उसको 15 आक्रमण करने के बावजूद नहीं मिला था। और उसके पास जो वहाँ से वो यहाँ से ले जाने के लिए वो जो हाथी और वो जो घोड़ा लाता था उस पे उसको कम पड़ गया। घोड़ा और ऊँट जो लाता था वो ले जाने के लिए, संपत्ति को ले जाने के लिए कम पड़ गया था। इस बात को पता चलता है जाट समुदाय को पता चलता है। जाट समुदाय जब गजनी वापस जाने लगता है, गजनवी वापस जाने लगता है सब धन को लेकर के लूट कर, तो उसी समय 1027 ईस्वी तो उसमें उसी समय जाटों का आक्रमण होता है गजनवी पर, और वह कुछ सोने चांदी को लेकर, हालांकि कुछ ही लेके जाता है, बाकी सब गजनवी वापस अपने यहाँ लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर से कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के साथ साथ महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण वो मानता है। लेकिन जब जाट ने उस पर हमला किया तो उसका फैसला बदलता है और 1027 ईस्वी में उसका भारत के खिलाफ अंतिम आक्रमण होता है और वो जाटों के खिलाफ होता है।
तो ये कहानी थी इसका 1027 ईस्वी के इसके अंतिम आक्रमण की। तो जाटों के खिलाफ ये समुदाय 1027 ईस्वी में क्या करता है, आक्रमण करता है, और इसमें फिर कौन जीतता है, तो ये महमूद गजनवी जीतता है। तो याद रखिएगा कि 1000 ईस्वी, 1001, 1006, 1008, 11, 12, 14, 25, 27 सबसे 1000 ईस्वी में जो जयपाल के विरुद्ध किया, 1001 ईस्वी में उसने जयपाल को हराया, और 1006 ईस्वी में इसने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, 1008 ईस्वी में जयपाल के बेटा अनंतपाल को पराजित किया, 1011-12 में मथुरा और उज्जैन पर इसने आक्रमण किया, वहाँ जीता, 1014 में इसने हरियाणा के नासिर मंदिर में आक्रमण किया, फिर वहाँ पर लूटपाट करके फिर वापस गजनी लेके सारा गया। 1025 इसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा और गुजरात पर आक्रमण किया, जबकि उस समय राजा भीम प्रथम वहाँ के शासक थे और वो चालुक्य वंश के थे। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि राजा भीम प्रथम कौन से वंश के थे, तो चालुक्य वंश के थे, और इसका 16वां आक्रमण होता है। 1027 ईस्वी में जाट समुदाय के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण होता है। इसी के साथ यहाँ पर देखा जाए तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण खत्म होता है और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर देखा, 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका मृत्यु का कारण होता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वो बीमार रहने के कारण मरा था, और कुछ का कहना है कि वो इतना ज़्यादा धन को लूटा था, इतना ज़्यादा सोना चांदी को लूटा था कि वो पागल हो गया था। और हालांकि उसने अपनी गजनी का बहुत विकास किया, बहुत साम्राज्य को आगे बढ़ाया, लेकिन वो जिस घर में सोना को रखता है वहीं पर रहते रहते वो पागल हो जाता है, और पागल के ही कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा, उसने अथक परिश्रम किया, उसका उपभोग मात्र 3 साल में करता है और उसकी मृत्यु इस तरह से हो जाती है। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण के कुछ कारण भी होंगे। जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो कुछ उसके कारण होंगे, कुछ उसके उद्देश्य होंगे। तो ये उद्देश्य में से है सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी अरब देश से या तुर्क देश से जो भी शासक भारत पर आक्रमण किए थे, उनका कहीं न कहीं एक उद्देश्य ये भी रहता था कि वो अपने धर्म का, इस्लाम का प्रचार करें। तो इसी क्रम में महमूद गजनवी का भी एक उद्देश्य था, एक भारत आने का उद्देश्य था। सिर्फ धन को ही लूटना नहीं था, बल्कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था। तो ये पहला इसमें आता है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और उसके बाद भारत को लूटना। ये तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य में से एक था कि भारत की संपत्ति को लूटना। वो यहाँ साम्राज्य करने नहीं आया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में साम्राज्य करने का उसका कोई भी मतलब नहीं था, और ना ही वो यहाँ पर वो शासक बन के बैठा। वो सिर्फ क्या करता था कि आता था, मंदिर को लूटता था, और लूट कर वहाँ से फिर वापस गजनी चला जाता था। तो इसकी मंशा इससे ये बताती है कि उसका सिर्फ एक ही कारण था, सिर्फ मंदिर को लूटना, वहाँ से धन को, संपत्ति को एकत्र करना और वापस गजनी जाकर उस धन को रख देना। यहाँ पे कहीं पे भी साम्राज्य का विस्तार करने की कोई बात ही नहीं है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि महमूद गजनवी जो पहला ऐसा शासक था, ऐसा तुर्क शासक था जिसने भारत के सीमा में अंदर आकर प्रवेश किया। इसके पहले जो अरब आए थे वो सीमा तक ही थे, लेकिन इसने सीमा के अंदर आकर आक्रमण किया। तो भारत में सीमा तक के अंदर तक आने का आक्रमण जो का श्रेय जाता है वो जाता है महमूद गजनवी को। लेकिन अगर क्वेश्चन, यहाँ राज स्थापित नहीं किया, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत के अंदर राज स्थापित करने का, मुस्लिम शासक का राज स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो मोहम्मद गौरी को जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसकी पड़ोस के हिंदू राज को नष्ट करना भी इसका एक उद्देश्य था, ताकि वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, उसकी स्थापना फिर वहाँ के शासक कर सके। यश की लालसा होना, ये अपना यश चारों तरफ फैलाना चाहता, क्योंकि उस समय भारत बहुत सुखी संपन्न था, यहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे। इसे पराजित करना एक अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण था। यानी कि भारत को पराजित करना मीन्स ये होता था कि आप विजित कर लिए पूरे विश्व को, और ये यश पाना चाहता था महमूद गजनवी, जिसने इसमें कहीं ना कहीं वो सफल दिखाई देता है। महमूद गजनवी के साथ कुछ प्रमुख लेखक थे जो प्रसिद्ध हुए बाद में चलकर। तो पहला उसमें थे अलबरूनी। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ऐसे याद करिएगा, एक अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, उतबी, इस तरह से। अलबरूनी 4 इनके दरबार में लेखक थे। या क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बैहाकी जो हैं
किसके दरबार, किसके समकक्ष कवि थे, लेखक थे, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी। तो ये 4 जरूर याद रखिएगा, अल बरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, उतबी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की। ये याद रखिएगा, ये तहकीक हिंद है लिखा हुआ, तहकीक हिंद। तो इसने, अल बरूनी ने जो किताब को लिखा उसका नाम क्या था, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। फिरदौसी जिस जो बुक को लिखा था, जो किताब को लिखा था, उसका नाम था शहनामा। तो शहनामा को किसने लिखा, फिरदौसी ने लिखा। और तारीख सुबुतगीन वो बैहाकी ने लिखा था। बैहाकी ने क्या लिखा, तारीख सुबुतगीन। जबकि उतबी ने किताब उल यामनी और तारीख यामनी का संकलन किया, उतबी ने। तो उतबी ने किताब उल यामनी और तारीख यामनी का बुक को लिखा था। तो ये 4 जो हैं, अल बरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, उतबी, ये 4 जो हैं ये किसके समकक्ष थे, तो ये महमूद गजनवी के समकक्ष थे। अल बरूनी के बारे में कहा जाता है 11वीं सदी के गजनवी के साथ ये भारत आया था। एक्चुअली अल बरूनी जो था वो 11वीं शताब्दी में वो अकेले नहीं आया था, बल्कि महमूद गजनवी के ही साथ भारत आया था। और उसने भारत जो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जो उसने लिखा था, उसमें भारत की सांस्कृतिक भारत में सांस्कृतिक जो यहाँ के रहने वाले रहन सहन के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। तो ये याद रखिएगा। एक इसमें और पॉइंट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला क्वेश्चन आता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो याद रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था वो था अल बरूनी था। याद रखिएगा कि अल बरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, अल बरूनी था। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इसे जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो इसे कुछ उपाधियां मिलती है। और पहले जो उपाधियां मिलती थी वो खलीफा से मिलती थी, क्योंकि आप अगर कहीं भी अगर आप आक्रमण करना चाहते थे तो आपको आज्ञा लेना होता था, किससे, खलीफा से। और मैंने आपको जैसा कि बताया था पिछले वीडियो में कि खलीफा का जो पद होता था वो सर्वोच्च पद होता था। उसकी इजाज़त के बिना आप उस धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उस समय खलीफा जो थे वो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह थे। कौन थे, अल आदिल बिल्लाह। और अल आदिल बिल्लाह के द्वारा ही गजनवी को कुछ उपाधियां दी गई थी। उस उपाधियों में पहला ये उपाधि था यामीन उद दौला। क्या था, यामीन उद दौला। यामीन उद दौला मतलब क्या होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो याद रखिएगा कि बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह द्वारा गजनवी को कुछ उपाधियां दी गई थी, जिसमें यामीन उद दौला, जिसका मीन्स होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा जो उपाधियां दी गई थी वो यामीन उल मिल्लाह। तो यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह, ये 2 याद रखिएगा। यामीन उद दौला मीन्स क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ, जबकि यामीन उद दौला मीन्स क्या होता है, यामीन उद मिल्लाह मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है मुस्लिमों का शासक। इस चीज़ को याद रखिएगा। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक अगर आता है क्वेश्चन में कि मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है, तो महमूद गजनवी। क्योंकि वो जब भी भारत आता था तो उसका एक ही लक्ष्य होता था कि लोग यहाँ ज़्यादा पैसा और ज़्यादा धन जो है मंदिर में ही रखते हैं, मंदिर में होता है। तो इसका वही एक इसका लक्ष्य था कि मंदिर को लूटना, उसको तोड़ना और वहाँ से जितनी संपत्ति है उसे लेकर वापस गजनी जाना। तो मूर्ति को तोड़ने का काम महमूद गजनवी ने किया, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। मुस्लिमों का संरक्षक महमूद गजनवी को कहा जाता है, क्योंकि उसने मुस्लिमों का संरक्षक किया था, उसकी रक्षा की थी, इसलिए मुस्लिमों को संरक्षक में महमूद गजनवी को ही कहा जाता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा था, जो मैंने बता भी दिया है, हालांकि भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय महमूद गजनवी को जाता है। किसको जाता है, इसमें थोड़ा सा गलत है, यहाँ आपको सुधार देते हैं, महमूद गजनवी को जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ मैं कुछ पॉइंट दे देता हूँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका ये भारत पर तुर्क का आक्रमण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारा आपको बता दिया है। इसे आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद इसे बार बार या अपने कॉपी पर उतार कर इसे ठीक से लिखिएगा, ताकि आपका ये
हमेशा क्वेश्चन जितना मैंने बताया है वो हमेशा आपके पास रहे, आपको याद रहे। तो मैं फिर से एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ, आप फिर से समझ लीजिए। तो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम गजनी वंश या यामनी वंश रखा गया और उसकी राजधानी गजनी थी, जबकि वहाँ के जो शासक या फाउंडर का ये संस्थापक अल्पतगीन थे और अल्पतगीन के ही दामाद या गुलाम कहलाएं सुबुतगीन और उसका बेटा महमूद गजनबी हुआ। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और महमूद गजनबी द्वारा भारत पर कुछ प्रमुख आक्रमण किए गए थे, जिसमें 1000 में उसने जयपाल के विरुद्ध किया, 1001 ईस्वी में फिर जयपाल को हराया और 1006 ईस्वी में उसने क्या किया, नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, जबकि 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल को हराया जो जयपाल का बेटा था। 1011-12 में मथुरा एवं उज्जैन पर उसने आक्रमण किया और उसे जीता। 1014 में हरियाणा में अथनास्वर मंदिर में उसने हमला किया। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा जो 16वां आक्रमण था और वहाँ के भीम प्रथम जो थे शासक थे जो चालुक्य वंश के थे। 1027 में इसने जाट समुदाय के खिलाफ आक्रमण किया और उसका 17वां आक्रमण अंतिम आक्रमण था। 1038 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ कारण थे जो कि मैंने बताया। मुख्य कारण 2 था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत की संपत्ति को लूटना, जबकि महमूद गजनवी के प्रमुख लेखक में अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी और उतबी था। अलबरूनी जो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद को लिखा, फिरदौसी शाहनामा को लिखा जो शाहनामा पुस्तक है, इसे पूर्व का होमर भी कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, यह पूर्व का होमर किसे कहते हैं, फिरदौसी को, जबकि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, अलबरूनी था। बैहाकी जो तारीख ए सुबुतगीन लिखा था, इसने बैहाकी ने जो तारीख ए सुबुतगीन लिखा था, उतबी ने किताबुल यामनी और तारीख यामनी को लिखा था। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह द्वारा उसे कुछ उपाधियाँ दी गई थी, जिसमें पहला जो उपाधि था वो था यामीन उद दौला, जबकि दूसरा जो उपाधि था वो था यामीन उल मिल्लाह। तो इस तरह से उसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। इस तरह से मैंने ख़त्म किया भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसे ज़रूर कीजिए ताकि आपका और मेरा दोनों का मनोबल ठीक से बना रहे और मैं फिर आपके साथ जुड़ा रहूं। तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताऊंगा वो रहेगा मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस रहेंगे, एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको देखेंगे। तब तक जय हिंद।